अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, क्या हुकूमत की छुट्टी होने वाली है? क्योंकि अपोजिशन के साथ साथ अब तो इत्तेहादी भी हुकूमत से नाराज़ नज़र आ रहे हैं। आज अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और कहा कि पाकिस्तान की तारीख़ 74 सालों में इतने मुश्किल हालात नहीं हुए जितने इस नाअहल हुकूमत के दौर में हो चुके हैं। क्या कहा शहबाज शरीफ ने, ज़रा देखिए। मिनी बजट के हवाले से जो एक नया तूफान आने वाला है महंगाई का और गरीब आदमी को बेहाल करने का, उसके ऊपर भी हमारी गुफ्तगू हुई है। ईवान के अंदर मुतहदा अपोजिशन मिलकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेगी। मैंने 74 साल में PTI से ज़्यादा लागर, नालायक, इनकॉम्पिटेंट और करप्ट हुकूमत नहीं देखी जिसने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम को तबाह हाल कर दिया है। और ये वक्त आ गया है कि तमाम आइनी, कानूनी और सियासी जो हथियार हैं उसको इस्तेमाल किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान ने भी एक बार फिर कैमरों के सामने तहरीक इंसाफ हुकूमत की छुट्टी कराने के वक्त की निशानदेही करते हुए कहा कि अदम एतमाद समेत हुकूमत गिराने के जो बाकी तमाम ऑप्शंस हैं उन पर भी गौर किया जा रहा है। क्या कहा मौलाना ने, ज़रा देखिए। 25 जनवरी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ PDM का सरबराही इजलास होगा, जिसमें 23 मार्च और 5 फरवरी इस हवाले से इंतज़ामी मामलात हैं उस पर एक नज़र डाली जाएगी और उसमें अगर जो भी मुशावरत के ज़रिए से कुछ चीज़ें तय होंगी वो आपके सामने लाई जाएंगी। लेकिन साथ साथ हम इस बात पर भी गौर कर रहे हैं कि इस हुकूमत को फौरी तौर पर रुख़सत करने के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं PDM के इजलास में, उस पर भी गौर किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान ने यह भी कहा कि 5 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ रैली निकालेंगे और ये रैली CPAC के प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेगी, जबकि इससे पहले PDM ने 23 मार्च को हुकूमत के खिलाफ महंगाई मार्च करने का ऐलान कर रखा है। फिर ऐसा क्या हुआ कि मार्च से पहले रैली निकालने के लिए PDM ने फैसला कर लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपोजिशन जमातों का एक दूसरे से मुकाबला शुरू हो गया है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने PDM के महंगाई मार्च के ऐलान के बाद 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, तो अब PDM ने 5 फरवरी को रैली निकालने का ऐलान कर दिया। हम सब जानते हैं कि आसिफ अली जरदारी भी ये कह चुके हैं कि बहुत जल्द हुकूमत के जाने का वक्त आएगा और उन्होंने इन हाउस तब्दीली का इशारा भी दिया, जबकि आज PDM ने भी हुकूमत की छुट्टी कराने के लिए ऑप्शंस पर गौर करना शुरू कर दिया है। अब जहां एक तरफ मिनी बजट पास कराने की सूरत में IMF की सख्त शराइत हुकूमत के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुकी हैं, वहीं नवाज शरीफ की वापसी और शहबाज शरीफ को नाअहल कराने की मनसूबाबंदी भी अब हुकूमत के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। जबकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ख़त्म कराने के लिए पटिशन दायर करने का फ़ैसला भी हुकूमत के चैलेंजेस में यकीनन इजाफे का बायस बनेगा। पाकिस्तान की सियासत में क्या होने जा रहा है और आइंदा इंतखाबात 2023 से पहले मुल्क का सियासी मंजरनामा क्या रुख इख्तियार करेगा, मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद अब्बासी साहब आपका। जावेद अब्बासी साहब, एक दफ़ा फिर से कुछ कन्फ्यूजन सी लगती है। मरीम नवाज साहिबा, आपको भी याद होगा जब उनसे सवाल किया जाता था अदम एतमाद के हवाले से कि पंजाब में तो बड़ी थिन मेजॉरिटी के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, तो आप लोगों के लिए ईजी टारगेट है बुज़दार हुकूमत को गिराना। तो मरीम नवाज साहिबा ये कहती थी कि हम इस हुकूमत को सियासी शहीद बनने का मौका नहीं देंगे, 5 साल पूरे करें, ये अपने वजन से गिरेंगे। इनकी कारकर्दगी जब 5 सालों के बाद आवाम के सामने आएगी तो कौन इनको वोट देगा? तो फिर 5 साल पूरे अब आप लोग क्यों नहीं करने दे रहे हैं? आज फिर से आप लोग एक बार ये इंदिया दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है, इस हुकूमत के घर जाने का वक्त आ गया। क्यों आप लोग नहीं चाहते कि हुकूमत 5 साल पूरे करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहिदा साहिबा। देखिए, ये मामला किसी अना का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान की 18 या 18.5 करोड़ आवाम का है। इस वक्त इंतहाई मुश्किलात में है पाकिस्तान के लोग। जितनी महंगाई इस पिछले 3 सालों में इन्होंने की है, जितनी जिंदगियों में लोगों की मुश्किलात पैदा कर दी गई है, जितनी गुर्बत बढ़ी है, जिस तरह इनकी बैड गवर्नेंस की वजह से इस मुल्क के हालात पैदा हो गए हैं, जिस तरह IMF के पास इन्होंने इस मुल्क की सालमियत गिरवी रख दी है, अगर आप कोई एक्शन ना लिया गया और फौरी ना लिया गया तो अंदेशा है, खतरा है, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो जो मैं कहने जा रहा हूँ
कि इस मुल्क की इकानमी की सूरत हाल किसी ऐसी जगह ये पहुंचा देंगे कि फिर हम सारे भी मिलकर ठीक नहीं कर सके। तो इसका मतलब है आप लोग सियासी शहीद बनने का मौका फराहम करने वाले हैं? नहीं, मसला क्या है, देखिए मसला पाकिस्तान से बड़ी न सियासत है, न हुकूमत है, न आवाम से आगे कोई चीज़। हम सारे किस लिए सियासत करते हैं कि हम आवाम को कोई फ़ायदा दे सकें, इस मुल्क के लोगों की किस्मत बदल सकें, इस मुल्क के लोगों की ज़िंदगी में आसानी पैदा कर सकें। आज देखें कि गैस की कीमतें देख लें, इलेक्ट्रिसिटी की कीमतें देख लें, आप रोज़मर्रा की इस्तेमाल की चीज़ें देख लें, दवाइयों की चीज़ें देख लें। अब इस हालातों में और फिर ये अभी जो मनी बजट लेके आए IMF के कहने पर अगर ये भी पास हो गया तो पाकिस्तान के ज़्यादातर जो 60 से ज़्यादा आबादी जो है 60% से ज़्यादा आबादी है, वो तो 2 वक्त की रोटी खाना उनके लिए मुश्किल हो गई है। वो बच्चों को स्कूल भेजना उनके लिए मुश्किल हो गया है। वो अपने बूढ़े वालिदैन के लिए दवाइयाँ नहीं खरीद सकते। कैसे रोकेंगे आप मिनी बजट को? ख्वाजा आसिफ कहते हैं अरकान को फ़ोन आ रहे हैं कि मिनी बजट के लिए आप लोग वोट दें। किसको फ़ोन आ रहे हैं, कहाँ से फ़ोन आ रहे हैं, कौन प्रेशराइज कर रहा है मिनी बजट को सपोर्ट करने के लिए? आप लोग तो रास्ता रोकना चाहते हैं मिनी बजट का। देखें, हमारे बस में तो जो है वो तो हम अदा करेंगे, और आप जानती हैं कि अपोजिशन में हम सारे जो एवेन्यू हैं उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। पार्लियामान के अंदर भी, मीडिया में भी, पार्लियामान के बाहर भी, सड़कों में भी, सियासी जमातें भी सारी इकट्ठी हैं। लॉन्ग मार्च भी किया है, अभी भी करेंगे। सब ये वो जमहूरी तरीके हैं, वो ये आईनी इकदाम आते हैं। कोई गैर आईनी इकदाम के लिए अभी भी तैयार नहीं है। वो काम बिल्कुल नहीं करेंगे जो इमरान खान साहब ने किया था, जो उन्होंने कहा था कि सिविल नाफरमानी की तारीख शुरू करो, बिल देना बंद कर दो, वज़ीर आज़म को जोर से निकालो। उन्होंने टीवी सेंटर में जब अटैक करना शुरू कर दिया, पुलिस को मारना शुरू कर दिया। वो काम नहीं करेंगे, वो गैर आईनी काम थे, वो गैर जमहूरी रवैया था। ठीक है, इन हाउस तब्दीली जाहिर है गैर आईनी तो इकदाम नहीं है, आईनी इकदाम है। इन हाउस चेंज के बाद क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? क्या करेंगे आप? नई हुकूमत का हिस्सा बनेंगे या उसके बाद केयर टेकर सेटअप के जरिए आप लोग कहेंगे कि आप इंतखाबात करवाएं, 90 रोज़ के अंदर केयर टेकर सेटअप इंतखाबात करवाएगा? क्या करेंगे? नई हुकूमत का हिस्सा बनेंगे? क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास इसके बाद? देखिए, सबसे पहली प्रायोरिटी है कि इस हुकूमत को घर भेजने की है। पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी चली जाए। वो क्यों चली जाए कि जो मैं पहले आपसे गिरवा चुका हूं कि अवाम की जिंदगियां बहुत मुश्किलात में। हाँ, इसका लायामल क्या होगा, मॉडलिटीज किस तरह तय की जाएंगी, ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बाकी जो जमातें हैं जो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, वो सारे मिलकर एक लायामल अख्तियार करेंगे। और सब जो लायामल अख्तियार करेंगे वो सबको काबिल कबूल होगा। उसके लिए पीपल्स पार्टी तो पीडीएम का हिस्सा नहीं है, पीडीएम का हिस्सा नहीं है इस वक्त, लेकिन पार्लियामान में हम इकट्ठे हैं सारे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में एज ए अपोजिशन लीडर सारी अपोजिशन इकट्ठी है और जो भी इकदाम करेंगे सारे। लेकिन जो फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे, आपने भी कहा है कि फैसले पीडीएम के प्लेटफॉर्म से होंगे, कि मोडालिटीज क्या होंगी, लायामल क्या होगा। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी तो पाबंद नहीं होगी पीडीएम के फैसलों को मानने की। मेरा ख्याल है कि आपने मेरा पूरा जुमला नहीं सुना। मैंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी और जो जमातें पीडीएम में नहीं शामिल हैं उनकी मशावरत से जो भी फैसला होगा उस पर हम सारे अमल करेंगे। तो मैंने ये जुमला कहा था। तो अब आप लोगों ने जो ऐलान किया रैली निकालने का 5 फरवरी को, आप लोग तो 23 मार्च को आप लोगों ने महंगाई मार्च का ऑलरेडी आप लोग ऐलान कर चुके हैं, तो रैली की जरूरत क्यों पेश आई? नहीं, देखिए, ये अगर आज कोई कहे कि आपने ये कहा था कि सेशन में तकरीर करेंगे तो आज क्यों नहीं करेंगे? ये हमने इस हुकूमत को घर भेजने के लिए, इस हुकूमत को हवाम के जो मुश्किलात हैं उनके जो मुश्किल से निकालने के लिए हर इकदाम करेंगे। कोई इकदाम पहले भी हो सकता है, हफ्ते में भी हो सकता है, हम शायद उससे भी पहले कुछ सरप्राइज कौम को दें। तो कई चीज़ों पर हर वक्त काम हो रहा होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे जल्दी जल्दी आवाम की जान छुड़ाए। इसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है, मुख्तलिफ कार्ड जो हैं वो हर वक्त उस पर डिस्कशन की जा रही होती है, किस वक्त कौन सा कार्ड खेलना है, ये फैसला बहरहाल जमातें मिलकर करती है। पीडीएम जिस कॉन्फिडेंस से आज बात कर रहे थे मौलाना साहब भी और शहबाज शरीफ साहब भी, क्या कहीं से यकीन दहानियाँ करवाई जा रही हैं? ये कॉन्फिडेंस आप लोगों का है या कहीं से कॉन्फिडेंस ही आज नजर आ रहा है, बोल रहा है कॉन्फिडेंस कि वाकई कुछ होने वाला है? हमें किसी को कोई नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान की अवाम की मुश्किलात हैं, हमने उन्हीं के पास वापस लौट के जाना है। हम ये कह रहे हैं और हमें यकीन है कि जिन जमातों ने इमरान खान साहब को आज खड़ा किया हुआ है, या इमरान खान साहब को सपोर्ट दी है, या इमरान खान के साथ आप इत्तेहादी हैं, या आपको इत्तेहादी बनाने वाले जो हैं
वो सारे आज इस बात पे मजबूर हैं कि अगर फौरी फैसला ना किया गया तो पाकिस्तान के माशी हालात इतने खराब हो जाएंगे कि हम सारे मिलकर नहीं ठीक कर सके। शाहजिया साहब, आप जानती हैं कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक ऐसे थे जिनकी बाकी चीजें ठीक थी, लेकिन जब इकानमी खराब हो गई है, जब माशी बुरहान आ गया है, जब उनके पास इतने ज्यादा उनके ऊपर बोझ आ गए कर्जों का कि फिर वो IMF और दूसरों इंस्टीट्यूशन का सामना नहीं कर सके, वो सालमियत खतरे में पड़ती है। कौन चाहेगा कि तो आप ये कह रहे हैं कि MKM भी तैयार है आप लोगों का साथ देने के लिए इस मूव में, और बाकी इत्तेहादी जमातें भी तैयार हैं, काफ लीग भी तैयार है? इसलिए तैयार है कि अगर अब उन्होंने इनका साथ दिया तो वो अवाम में उतर नहीं सकते। वो अवाम का जो गुस्सा है, जो अवाम की आंखों में इस वक्त गुस्सा उतरा हुआ है, उनका भी फिर वही है शुरू का जो खैबर पख्तूनख्वा में PTI का अभी रिसेंट लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन में असर हुआ है। अब कोई सियासी जमात, कौन सी सियासी जमात चाहेगी कि उसकी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाए? कौन सी सियासी जमात चाहेगी कि हम अपने मुल्क की सालमियत पूरी तरह सरेंडर कर दे IMF के पास? कौन सी सियासी जमात चाहेगी? अगर काफ लीग भी राजी है, अगर काफ लीग भी राजी है तो पंजाब में तो ये काम आप लोगों के लिए और ज्यादा आसान है। पंजाब में तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है PTI की, तो ये तो फिर बड़ा आसान है वहां की हुकूमत को घर भेजना। शाहजिया साहब, आपको क्या पता है कि कौन सा सरप्राइज पहले आएगा? अच्छा जी, ये मैंने कहा कि ये सारी अच्छा, अभी ये नहीं पता कि हो सकता है बुज़दार साहब पहले घर भेज दिए जाएं, या ये भी हो सकता है कि उससे पहले इमरान खान को घर भेज दिया जाए, मतलब कि कोई सरप्राइज दे सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, हम पूरी कोशिश में इसमें लगे हुए हैं और सरप्राइज इसलिए देना चाह रहे हैं कि हमारा ख्याल है कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, जो मौजूदा बहरान है, जो मौजूदा, एक आपको मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले कोई 100 साल से ज्यादा हो गया कि मरी में बर्फ इससे कहीं ज्यादा पड़ती रही है और सारी हुकूमतें, वो काफ की हुकूमत हो, हमारी जमात रही है, पीपल्स पार्टी की, हर एक ने कभी इस तरह का बुरहान नहीं पैदा हुआ जो एक शहर को डील नहीं कर सका, जो हुकूमतें नहीं कर सकी। यहाँ प्राइम मिनिस्टर हाउस से सिर्फ 40 किलोमीटर के फासले पर आपने देखा कि क्या किस तरह माहौल खराब इन्होंने किया, इन्होंने कोई एक्शन ना लेने की वजह से कितनी जानें जाया हुई हैं, और आज ये इल्जाम और लोगों को देने जा रहे हैं। बहरहाल लगता है आप लोगों के इन इकदामात की भिनक कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर के कानों तक पड़ गई है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि अगले 3 महीने 90 दिन सियासत के लिए बड़े अहम हैं। उन्होंने बहुत कुछ करना है 3 महीनों में। लगता है आप लोगों की जो इकदामात पहुंच गए हैं, उन तक खबर पहुंच गई है। मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब को अंदाजा हो गया है। वज़ीर आज़म साहब और उनकी जमात ना तो अपने तौर पे खड़ी थी, ना उनके बस है हुकूमत करने का, ना इनके पास कोई टीम है, वे साखियों पे हुकूमत है, ताकत कहीं से हो रहा है, जमातें कोई और मिल के उन्होंने हुकूमत बनाई थी। मेरा ख्याल है कि उन्हें अब जरूर अंदाजा हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान की आवाम इतनी गजब और गुस्सा है कि कोई भी जमात या कोई और ताकत या कोई और इंस्टीट्यूशन भी इनका अब साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। लंदन से भी पूरे ग्रीन सिग्नल है इस मूवमेंट के लिए। इनसे जान छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के तमाम, मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल सियासी जमातें जो हैं वो एक तरफ हैं। हमारे सियासी जमातों का, लीडर्स का अंदर कोई वैसे मिसट्रस्ट बशमूल इत्तेहादी भी, सकता है, बशमूल इत्तेहादी भी, इत्तेहादियों से भी हमारे साथ नहीं, वो पाकिस्तान को बचाने के लिए, वो आइंदा इलेक्शन में उतरने के लिए, वो अपनी साख्त बहाल करने में, वो अब इस जुर्म में शामिल नहीं होंगे। वो समझते हैं कि पहले भी इस जुर्म में हम शामिल हुए, इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी, इससे ज्यादा वो शायद अब इनका साथ नहीं देंगे। नहीं देना चाहिए, हमारी ख्वाहिश है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी ख्वाहिश है जब हम उन्हें प्राइवेट उनसे बात करते हैं, उनके MNA से बात करते हैं, वो जो मिनिस्टर हैं उनसे बात करते हैं तादियंस के, वो सारे हमें कहते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किलात हैं, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते, मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज्यादा है, इसलिए हमें इनके साथ देना पड़ता। मुझे नहीं पता इस मुल्क में, आपको पता है कि लास्ट मोमेंट में भी चीजें तब्दील होती हैं, लेकिन लग ये रहा है कि इस दफा वो हमारे साथ खड़े होना चाहिए उन्हें। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के रहा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब मेरे साथ हैं। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। फवाद चौधरी साहब, PDM भरपूर तरीके से एक्टिव हो गई है। मौलाना की, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें शुरू हो गई हैं। एक बार फिर से हुकूमत को घर भेजने के लिए बड़े मेल मिलाप हो रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं। 5 फरवरी को रैली निकालने जा रहे हैं, फिर महंगाई मार्च 23 मार्च को इन लोगों ने करना है। कोई खतरा है आप लोगों को? देखिए शाहजहा, पहली बात तो यह है कि अपोजिशन ये 7वीं दफा ये ऐलान कर रही है और मेरा ख्याल है 3-4 दफा वो एफर्ट भी कर चुके हैं, लोग नहीं निकले हैं। और अगर वो 7वीं दफा भी एफर्ट करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, ये उनका हक है, वो तहरीक चलाएं, वो जो मर्जी करना चाहते हैं वो करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इसका मकसद क्या है तहरीक का। जो फजलुर रहमान है या शहबाज शरीफ साहब हैं, अभी KP में इलेक्शन हुए हैं, वो इलेक्शन लड़े हैं। अब उसके बाद पंजाब में इलेक्शन होने जा रहे हैं, वो पंजाब में इलेक्शन लड़े और उसके बाद अगले 2023 में जनरल इलेक्शन होना है। तो पहली बात तो यह है कि ये तहरीक का सवाए इसके कि आपने अपनी रेलिवेंस रखनी है और ऐसे जरा की मीडिया में कुछ 2-4 प्रोग्राम वाम हो जाए, इससे ज्यादा मकसद है नहीं है। और जो आम आवाम है उसमें अपील नहीं है इस कॉल की। अब मैं तो समझता हूँ कि गैर संजीदा एक और गैर संजीदा कॉल है। जो इस वक्त अपोजिशन का अपना हाल है वो भी इतना, इस कॉन्फिडेंस के पीछे फवाद कोई कहीं से यकीन दहानियां तो नहीं है जिस कॉन्फिडेंस से आज शहबाज शरीफ भी बात कर रहे थे? कॉन्फिडेंस तो है ही कोई नहीं उनमें। इनमें तो जो इनके अपने जो ग्रुपिंग है विद इन द पार्टी वो इतनी ज्यादा है कि जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो शहबाज शरीफ साहब को कबूल नहीं करता, शहबाज शरीफ का ग्रुप उनको कबूल नहीं करता। जो इसी तरह से जो फजलुर रहमान साहब हैं वो एक दिन पीपल्स पार्टी के साथ होते हैं, दूसरे दिन इनके साथ होते हैं, तीसरे जरदारी साहब एक दिन इनको गालियां निकालते हैं, दूसरे दिन इनके साथ खड़े होते हैं। तो ये तो एक चूचू का मरब्बा है। और वो कहते हैं ना, भानमती ने कुंबा पाला, कहाँ की ईट कहाँ का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। तो ये तो वो वाली एक अपोजिशन है, इससे हमें किसी को क्या खतरा होगा। मेरा ये तो ख्याल है कि हम तो अपना जो काम कर रहे हैं वो काम जारी रहेगा। और ऐसे 5 साल पूरे हो जाएंगे। मिनी बजट को पास कराना कितना बड़ा चैलेंज है फवाद आप लोगों के लिए? इत्तेहादी भी नाराज हैं? कोई चैलेंज नहीं है। इत्तेहादी भी मुलाकात हुई है और तमाम इत्तेहादी भी साथ हैं। और कल MQM की रिजर्वेशंस हैं, जिसकी रिजर्वेशन है वो दूर हो जाएगी। MQM को भी वैसे रिजर्वेशन उस वक्त चाहिए कि जब काबीना में पेश होता है तो उस वक्त रिजर्वेशन दिया करें। उनके 2 वजीर हैं और वो जाहिर है कि वो मंजूर कर चुके हैं। बाद में मुझे नहीं लगता इस तरह से मीडिया पे इस तरह की बातें को अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन आई होप कि उसमें उनकी रिजर्वेशन दूर कर देंगे जो छोटी मोटी हैं। लेकिन बात ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन्होंने अपना कोई चूरन मंजन बेचना होता है, वो छोटा मोटा चलता रहता है वैसे। तो मुश्तरका इजलास बुलाने की भी नौबत आ सकती है? नहीं, इस जो फाइनेंस बिल का लॉ होता है वो उसमें मुश्तरका इजलास नहीं होता। ये जो बिल है ये सिर्फ नेशनल असेंबली पास है। ठीक है, तो आप लोगों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हुकूमत बआसानी इसको पास करवा लेगी? ख्वाजा आसिफ कह रहे थे कि दबाव के लिए कॉल्स आ रही हैं, प्रेशराइज किया जा रहा है अरकान को कि मिनी बजट को पास कराने के लिए वोट दें। ख्वाजा आसिफ तो हैबिचुअल लायर है, उनको क्या बताऊं। ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी हालत अपनी, उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग है वो ये है कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा थे और वो दुबई में एक अकामे के ऊपर तनख्वाहें ले रहे थे। अब एक ठीक है, आप क्या बयान कर सकते हैं? तो ये अहमद जवाद ने जो एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल लिया है वफाकी वज़रा पर इल्ज़ाम और कह रहे हैं कि करप्शन पहल बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं उन वज़रा का पूरा डाटा इकट्ठा कर रहा हूँ जिन्होंने तहरीक इंसाफ के दौर में आकर खूब कमाई की, खूब कमाया। तो ये क्या कोई साजिश है, कोई सामने लेकर आया है, किसी के कहने पर चल रहे हैं? ये कहाँ से निकल कर आ गए अहमद जवाद? तो इस तरह की बातें जो है पार्टी में खिलाफ होते रहते हैं, छोटे मोटे लोग अपनी ऐसे थोड़ी अपनी अहमियत बनाने के लिए बातें करते रहते हैं, उस पर क्या जवाब देना। इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं। इम्पोर्टेंट बात तो है, विफाकी वज़रा पर इल्ज़ामात लगने करप्शन के, कुछ छोटी चीज़ तो नहीं है। ज़ाहिर एक साख तो मुतासिर होती है फवाद पार्टी की। मेरा नहीं ख्याल है तो देखिए, लोग स्टूपिड तो नहीं है। ये तो ठीक है, ऐसे अपना एक आध दिन टीवी पे आना होता है, लोग आ जाए, फर्क नहीं पड़ता। टीवी चैनल्स पर छाए हुए अहमद जवाद एक आध दिन छाए रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है?
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है, नाज़रीन वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मिनी बजट पेश होगा नहीं होगा, हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है। हुकूमत इसको कितनी आसानी से पास करवा सकती है। एक तरफ अपोजिशन हुकूमत को टफ टाइम दे रही है, तो दूसरी तरफ हुकूमत इत्तेहादी भी मिनी बजट में हुकूमत के साथ शामिल होने को तैयार नहीं है। उनकी अपनी रिजर्वेशंस हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज नून लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने मिनी बजट को लेकर हुकूमत पर खूब तनकीद की और कहा कि ये मिनी बजट नहीं बल्कि मेगा बजट है और इसे रुकवाना नून लीग की जिम्मेदारी है। क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने, जरा सुनिए। ये मिनी बजट आया है, अफसोस की बात, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मेगा बजट आया। यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्सेस के मुतल्लिक जो है बड़े बड़े जो फाइनेंशियल हाउसेज हैं वो कह रहे हैं न्यूट्रल 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 तमाम टैक्सेस के आगे, क्योंकि उन्होंने ये सारे टैक्सेस जो है आम आदमी को पास ऑन करने हैं। इसका सारा बर्डन जो है वो आम पाकिस्तानी, एक गरीब और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास वो उठाएगा। ये तबाहकुन बजट और पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी बेचने वाला स्टेट बैंक का जो बिल है वो पास ना हो, ये हमारी जिम्मेदारी है। हम 22 करोड़ आवाम की जो जिम्मेदारी निभा रहे हैं आज इस ऐवान के अंदर। अब नून लीग तो ये समझती है कि उनकी जिम्मेदारी है कि इस बजट को रुकवाया जाए, तो क्या हुकूमत इत्तेहादी भी इस सफ में शामिल होंगे? उनकी भी रिजर्वेशंस हैं, एमक्यूएम की रिजर्वेशंस हैं मिनी बजट को लेकर। एमक्यूएम के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब आपका। ख्वाजा साहब, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आप लोगों के मिनी बजट को लेकर और क्या इस पर बात हुई हुकूमत से? आप लोगों ने कुछ 11 नुकाती तजावीज़ भी जमा करवाई हैं, उन पर किस हद तक बात हुई है आप लोगों के साथ? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं गुजारिश कर दूं कि गरीब दोस्त या अवाम दोस्त बजट वही होगा जो गरीब बनाएंगे। ताजिर, सरमायाकार, वडेरे, जागीरदार, इंडस्ट्रियलिस्ट या ऐवानों में बैठ के पॉलिटिकल ऑक्यूपेशन रखने वाले वो कभी भी अवाम दोस्त नहीं बना सकते। दूसरी अहम तरीन बात ये कि मिनी बजट पे हमारे बिल्कुल तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने 8 अशिया तहरीर और तरमीम हुकूमत के सामने पेश कर दी है और न सिर्फ पेश किए हैं बल्कि हुकूमत को ये भी बताया कि अवाम तक पहले ही बहुत ज्यादा बोझ है और टैक्स के बदले में अवाम को वो सहूलियात भी मुहैया नहीं हो। ठीक है, आप लोगों ने अब हुकूमत के सामने रख तो दी है, लेकिन ये इस बात की को इंश्योर करवाया गया है, श्योरिटी दी गई है कि ये आप लोगों की तजावीज़ हैं, इनको देखा भी जाएगा? श्योरिटी हमेशा देखें अददी अक्सरियत रखने वाली जमात की जिम्मेदारी है। हमारा काम तरमीम भी देना, हमारा काम तजवीज़ भी देना है। और हम समझते हैं गरीब मुतवस्सित तबके की अगर कोई वाकई दर्द महसूस कर सकता है तो पैदा कौमी मूवमेंट है। बाकी तो ये शोबतेबाजी कर रहे हैं, असेंबलियों में खड़े होकर गरीब और मुतवस्सित तबके की बात कर रहे हैं। तो और दूसरी अहम तरीन बात देखें, टैक्स देना तो बाइशे फखर है, लेकिन वो पाकिस्तान में शायद नहीं है। पाकिस्तान में तो ये जजिया जुर्माने के तौर पर लिया जाता है, वरना दुनिया में तो लोग फखर से कहते हैं मैं टैक्स पेयर हूँ अपने कंट्री का। और इस टैक्स अदा करने की सूरत में चाहे सूबाई हुकूमत हो या विफाकी, हमारे पास जीने और मरने की सहूलियात भी नहीं है। तो हम समझते हैं जहाँ हुकूमत टैक्स ले वहाँ हुकूमत इस बात को भी मेक श्योर करे कि हमारे पास एक अच्छी। अगर आप लोगों की तजावीज़ को नहीं माना जाता देन व्हाट, क्या करेंगे आप लोग? ज़ाहिर है इत्तेहादी हैं, अहम इत्तेहादी हैं आप लोग। अगर आप लोगों की ओपिनियन को रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, ओपिनियन को माना नहीं जाता, तो फिर क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? क्या करेंगे आप लोग? देखिए, अगर ऐसा होता है तो फिर इंशाल्लाह अगर के बाद वाला टॉक से भी आप ही के साथ होगा। अगर को आलने दीजिए, कल वोटिंग हो रही है इस पर? जी बिल्कुल, इम्कान तो है। तो जाहिर है तो अब तक तो फिर सब चीजें तय हो जानी चाहिए थी ना ख्वाजा साहब? हमने तो तय कर दी है। सुबह जाहिर है हमारे MNA बात हो गई है हुकूमती लोगों से? जी जी बात हो गई, बिल्कुल बात हो गई। और हमारी तरमीम कोई इतनी मुश्किल तरमीम नहीं है। सही। और पूरी ड्यूटीज को माफ करने का कहा है जिसका बराह रास्त गरीब आदमी पर इफेक्ट होता है। ठीक है, और हुकूमत ने आपको यकीन दहानी करवाई है कि इस पर देखेगी और इसको वो हो सकता है निकाल ही दे मिनी बजट से? बिल्कुल, हमेशा की तरह हर हुकूमत में हम पार्टनर रहे और पीपल्स पार्टी PMLN की तरह इस बार भी यकीन दहानियों पे हम भरोसा करते हैं।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया MQM पाकिस्तान रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब मेरे साथ ही, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप मुझे ज्वाइन करें वज़ारत ख़ज़ाना के तर्जुमान मुज़म्मिल असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। मुज़म्मिल साहब, ये मिनी बजट पर अपोजिशन जमातों को तो तहफ़्फ़ुज़ात है ही हैं, हुकूमत की जो अपनी इत्तेहादी जमातें हैं वो भी लेकर बहुत परेशान हैं कि टैक्सेस की छूट वापस ले रहे हैं, नए टैक्सेस आप लगा रहे हैं, महंगाई का एक नया तूफ़ान आ जाएगा, अवाम पहले से बदहाल, अवाम और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। ज़रा ये समझा दें कि मिनी बजट में ऐसा क्या आप लोग लेकर आ रहे हैं जिससे अवाम पहले से बहुत ज़्यादा परेशान है? देखें, थैंक यू। सबसे पहले तो ये कि ऑपोजिशन की एक मिनट के लिए बात कर लेते हैं। ऑपोजिशन आपको पता है स्टैंडिंग कमेटीज में सेनेट की और कौमी असेंबली की जो है उसमें डोमिनेट करती, फाइनेंस की और ये सारी। कल स्टेट बैंक का जो है सेनेट कौमी असेंबली की सेनेट कमेटी से पास हो गया, ठीक है। इसके अलावा अगर आपके रिपोर्टर्स हों तो आप, मैं बल्कि खुश होऊंगा कि अगर आप उनको भी ले लें साथ मेरे कॉल के, जो सेनेट में मिनी बजट की जितनी भी सिफारिशात थी, चंद 2-3 के अलावा ऑपोजिशन ने हर एक पे कन्विंस होके ओके की। तो ये जो इनके जो कायदीन की जो तकरीर है और जो वहां पे इनके लोग बैठे हैं, सबसे पहले तो तजाद इनके आपस में ही है। अच्छा। अगर ऐसी चीज है तो वहां की स्टैंडिंग कमेटी से क्यों अप्रूव हो रही चीजें, और कल जब वोटिंग के लिए आएगा तो आपको नजर आ जाएगा कि 4-5-6 चीजें, जब भी बजट आता है तो एतराजात तो हर चीज पे आते हैं ना। इसकी जरूरत क्यों पेश आया? IMF का इतना ज्यादा प्रेशर था, IMF के दबाव की वजह से सब कुछ हो रहा है ये? देखें, आप पस मंजर पे जाएं। पहली बात तो ये कि मिनी बजट माजी में क्यों आते थे। मिनी बजट माजी में आते थे कि जब आप टैक्स हदफ हासिल नहीं कर पाते थे और टैक्स की शरह बढ़ा दी जाती थी। हमारी दफा मिनी बजट जो है इसलिए नहीं आ रहा कि हमें टैक्स के हदफ हासिल नहीं हो रहे। हमारे तो 300 अरब रुपए हम टैक्स के हदफ से 6 महीने में आ गए ऑलरेडी, ठीक है। तो हमारा टैक्स बार बार जो वजीर खजाना भी और लोग भी ये बोल बोल के बता रहे हैं कि हमारा मकसद ये है कि 18,000 अरब रुपए की इस मुल्क में लोग अशिया खुर्दोनोश की सेल करते हैं, उसमें से सिर्फ 4,000 अरब जो है वो टैक्स नेट में, 14,000 अरब टैक्स नेट में नहीं है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि बहुत बड़े कारोबारी तबके जो है उसका फायदा उठा रहे हैं और वो टैक्स सिस्टम में नहीं दे रहे जो उनको देना चाहिए। इसमें वैल्यू चेन को कैप्चर किया जा रहा है और आधे तो इसमें आप लोग इसमें टैक्स नेट बढ़ेगा, टैक्स नेट के दायरेकार में और लोग आएंगे जी, और ये रिफंड हो जाएगा। जैसे वो आएंगे रिफंड हो जाएगा। अद्वियात की मिसाल है कि अद्वियात पे जो अब दरामद पे टैक्स लगेगा, जो उसकी सेल को शो करेगा उसको रिफंड हो जाएगा, आम आवाम पे उसका बोझ नहीं जाएगा। हाँ, जो नहीं सेल शो करेगा उसका रिफंड नहीं होगा। इसी तरीके से इस बजट में 2-3 चीजों के अलावा, जिसपे वजीर खजाना ने बोल दिया कि हम देख रहे हैं कि बेकरी आइटम्स और बच्चे का दूध जो दरामदी नहीं लोकल, हम उसको देख रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि ना लगे। बाकी जो है हर वो चीज जो एक अबव मिडिल क्लास का आदमी यूज करता है उस पे टैक्स को हम लगा रहे हैं। जैसे मोबाइल फोन हो गए, इम्पोर्टेड बाइसिकल्स हो गई, इम्पोर्टेड जो है जिसे कहते हैं कि फूड हो गया, न्यूजीलैंड का बीफ हो गया। बाइसिकल्स पर आप टैक्स लगा रहे हैं। एक बंदा जो इम्पोर्टेड अगर लाख रुपए की बाइसिकल है उस पे लगा रहे हैं, लोकल पे नहीं है। यहाँ पे नहीं बन सकती। जब हम गाड़ी बनाते हैं यहाँ पे तो बाइसिकल क्यों नहीं बनाए हम यहाँ पे? हम उसको हम क्यों ऐसी कर रहे हैं इस तरह अपने मुल्क के साथ? अच्छा, गाड़ियों की इंपोर्ट पर भी ड्यूटी बढ़ रही है। गाड़ियों की जो इम्पोर्टेड गाड़ी बाहर से पूरी बनी बनाई आती है, जो लोकल कार है 850 सीसी तक वही है, और जो बाहर से बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, जो लग्जरी गाड़ियां जो 1800 सीसी और इस तरह की गाड़ियां हैं, उस पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई गई है। क्योंकि कितने परसेंट एक्साइज ड्यूटी 5% ज्यादा नहीं है। देखिए उसकी वजह है, उसकी बुनियादी वजह है, एक तो हमारा $1 अरब से ऊपर उसका इम्पोर्ट बिल हो गया जो बाहर से चीजें आ रही हैं। बाहर से क्यों चीजें आ रही हैं? यहाँ पे मकामी तौर पे तैयार करें, हर वक्त उसका सामान तो मकामी तौर पर क्वालिटी भी तो अच्छी देखे ना। यहाँ पर आप क्या, मैं आप कंपनीज के नाम लूं, लोग इम्पोर्टेड गाड़ियों की तरफ क्या कहाँ जाते हैं? आप यहाँ की 3 डब्बा गाड़ियां देख लें और बाहर की इम्पोर्टेड गाड़ियों में देख लें, बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो अब यही कोशिश कर रहे हैं ना कि इन पे हमने कॉलेज जो नई ऑटो पॉलिसी आई है उसमें साफ बता दिया गया कि अगर आपने क्वालिटी को नहीं सही किया तो आपके साथ ये सजाएं, आपकी पेनल्टीज है। तो अब हम उस तरफ जा रहे हैं। देखें अब जो सिस्टम है ना,
वो सिंपल है, एक क्लियर है, ये टेक्सटाइल वाले भी सुन रहे। अच्छा, पहले मुझे जरा एक और चीज समझा दें, आज ये बड़ी इस चीज पर एक बहस हो रही थी, जो गाड़ियां बिल्कुल असेंबल होकर बाहर से आ रही हैं उन पर टैक्स उन पर लगा है, या जो मतलब कि कुछ प्लांट्स यहाँ पर भी लगे हैं ना, गाड़ियों के पार्ट्स बाहर से आएंगे वो असेंबल यहाँ पे होंगी, उस पर भी टैक्स लगा है? देखें, दो हैं। एक तो जो बिल्कुल तैयार गाड़ी बाहर से आ रही है उस पर तो हमने टैक्स 15% से 50% कर दिया है। ये मिनी बजट का पार्ट नहीं है, ये तो अलग से हमने कर दिया, ठीक है। एक ये है कि जो बाहर से पार्ट्स आ रहे हैं बड़ी गाड़ियों के, यानी 1800 सीसी जो किया की आई है, होंडा की आई है, उस पर सिर्फ एक्साइज ड्यूटी सिर्फ 5% बढ़ाई गई, सिर्फ, और कुछ भी नहीं किया गया। और उसको भी इस ऑब्जेक्टिव से कि एक तो हमारा दरामदी बिल कम हो, दूसरा ये जो कंपनी है मकामी तौर पर चीजें तैयार करें ज्यादा से ज्यादा। अभी तो जो 80-80% जो है, जो अभी नई कंपनी आई है, 85%, 90% उसका बाहर से सामान आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ जोड़ है। तो हमें जो है ये एक बहुत बड़ा जो है हमारा गाड़ियों के इंपोर्ट पे भी ज़र मुबादला खर्च हो रहा है। तो कब तक आखिर हम जो मंगाएंगे? अब देखें, खुशी की बात यह कि जो बाइक्स हैं आपकी मोटर बाइक्स, आज आपके मुल्क में 80-85% वो तैयार होने लगी। कल होंडा का एक नंबर आया, 13.5 लाख उसने एक साल में सिर्फ बाइक्स बेची है। और वो मकान होंडा की गाड़ियां जो यहाँ पर तैयार हो रही हैं, काइंडली उसकी क्वालिटी भी देख लें, और उसी प्राइस में बाहर जो गाड़ी मिलती है फिर उसकी भी क्वालिटी देख लें। वो तो गाड़ी, जब बाहर की गाड़ी अब होंडा की यहाँ पर आती है, वो तो महंगी इसलिए हो जाती है कि ड्यूटीज इतनी ज्यादा है, लेकिन क्वालिटी देखें, हेल ऑफ डिफरेंस क्वालिटी में। बिल्कुल ऐसा ही है, बाहर की और यहाँ की गाड़ी की। यही तो मैं कह रहा हूँ कि अभी जो नई ऑटो पॉलिसी हफ्ता 10 दिन पहले आई है, उसमें इस चीज पर पाबंदी की गई है, पाबंद किया गया है कि आपको क्वालिटी इंश्योर करनी है, वरना आपके लिए अलग अलग जुर्माने हैं। इस दफा की ऑटो पॉलिसी और फिर दूसरी इस ऑटो पॉलिसी में, पहले ऑटो पॉलिसी थी 2016 वाली, उसमें इनवाइट किया था कि बाहर से कार मैन्युफैक्चरर्स आए। अब की दफा इसमें स्पेयर पार्ट्स वालों को जो है वो किया गया, तरजीह दी गई कि जो यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बनाएंगे उनको हम कम टैक्स लगाएंगे, जो बाहर से आएगा उस पर ज्यादा टैक्स लगेगा। तो ये तमाम चीजें जो है इस पे की गई है। तो एक बहुत, मैं आपको ये बात कह रहा हूँ, उस वक्त आपने मेरी बात काट ली जी, कि देखें, एक सिंपल इस गवर्नमेंट का एक पॉलिसी स्टांस है कि रेंट सीकिंग, चाहे टेक्सटाइल हो, चाहे फर्टिलाइजर हो, चाहे और कोई, चाहे लोकल ऑटो असेंबलर्स हो, अब हमने रेंट सीकिंग और जबरदस्ती की प्रोटेक्शन एट द कॉस्ट ऑफ आवाम नहीं देनी। हमने इनको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इनको एफिशिएंट करना है, कंपटीशन पे लाना है। अगर नहीं हो सकता तो वो इनको प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी जैसे माजी में मिल रही। सोलर पैनल पर भी टैक्स लगाने जा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, उसमें तजवीज है। कल देखे क्या होता है, कुछ लोगों ने उसमें कहा है कि इसको ना लगाएं। पहले एक तो इतना महंगा खरीदो, उस पर फिर टैक्स दो, या तो यहाँ पर बिजली सस्ती हो तो किसी को सोलर पैनल लगवाने की जरूरत ही ना पड़े। आप कोई बेचारा, अगर आपका सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो आप उसको एडजस्ट करा सकते हैं। क्या करवा सकते हैं? अगर आप सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड हैं, हाँ, तो आप उसमें जो लगेगा उसको एडजस्टेबल है, वो एडजस्ट करा सकते हैं। अच्छा, वो एडजस्ट हो सकता है। जी जी। अच्छा, और खाने पीने की अशिया पर सिर्फ इम्पोर्टेड फूड आइटम्स पर टैक्स लग रहा है, राइट? देखें, और एक बेकरी पीओएस, जो बड़ी बेकरीज हैं जिनका पीओएस सिस्टम है, जैसे आपने लाहौर वगैरह में भी देखी होंगी, बड़ी बड़ी आलीशान बेकरी, अब उनके अंदर ही पिज्जाज बन रहे हैं, उसके अंदर ही चिकन फ्राई हो रहा है, बर्गर्स बन रहे हैं। उधर है, कोशिश ये की जा रही है, कल वजीर खजाना को मैंने भी सुना था कि जो डबल रोटी वगैरह है जो आम आदमी लेता है उस पर ना लगे। अच्छा, बाकी जो बेकरी आइटम्स है उस पर टैक्स लग जाए, ये वैसे ज्यादती नहीं है आवाम के साथ? देखें, आप मुझे एक बात बताएं कि रूह अफ़ज़ा हो गया, खाने के बिस्किट्स हो गए जो डब्बों में आते हैं, उस सरों पे 17% टैक्स लगा हुआ है। आप क्यों वैल्यू चेन से देखें, इतनी बड़ी बड़ी बेकरी है, उनकी दुकानों की आपने कीमतें देखी हैं, करोड़ों में कीमतें हैं, और अंदर वही जो बिस्किट एक छोटी सी मोहल्ले की बेकरी, और उनके जाके आप कीमतें देखें तो जमीन आसमान का फर्क है। वहां से आम क्वालिटी में भी फर्क है, क्वालिटी में भी फर्क है। लेकिन वो ठीक है ना, तो वो अगर एक मुराद याफ्ता आदमी जो है 400 का जो है बिस्किट 1200 किलो का ले रहा है, तो उस पर टैक्स लगना चाहिए, क्यों नहीं लगे? पूरी दुनिया में होता है, इसमें क्या बुराई है? पूरी दुनिया में फिर आपकी जो अर्निंग है वो भी उसी हिसाब से होती है, मुजम्मिल असलम साहब। तो फिर लोगों के लिए करेंगे ना, एक चीज एक दफा तो करवाने देना पहले। बहुत बहुत शुक्रिया। घर दाने आए नहीं, आपने बांटने की बात पहले कर। लेकिन आप लोगों ने डराई इतना दिया हुआ है, पहले जून में लोग डरना शुरू हो जाते हैं, बजट बजट बजट, अब मिनी बजट से, पहले बजट से ज्यादा हम लोग डरना शुरू हो गए कि पता नहीं क्या। मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आपको एक बात बताऊं, 2018 से 2021 तक ये वाहिद गवर्नमेंट है जिसने टैक्स की शरह नहीं बढ़ाई, वरना पिछली गवर्नमेंट में हर साल टैक्स की शरह बढ़ती थी। एडिशनल सेल्स टैक्स, एडिशनल इनकम टैक्स, एडिशनल कस्टम ड्यूटी, ये वाहिद गवर्नमेंट है, ये टैक्स नेट को बढ़ाने जा रही है।
टैक्स की शरह को कम नहीं करे। मैंने तो फाइनेंस मिनिस्टर को यहाँ तक बोलते सुने कि ये जो हम सेल्स टैक्स को बढ़ा रहे हैं, ये इसमें हम कामयाब होंगे तो सेल्स टैक्स की शरह 17% से हम इसको ग्रेजुअली नीचे ले आएंगे। तो ये भी हो सकता है कि अगले बजट में आपको अच्छी खबर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया। तर्जुमान वजारत खजाना मुज़म्मिल असलम साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। दबाव या फिर डील। इस्लामाबाद में लड़का लड़की को बेलिबास करने के केस में मुतासरा लड़की अपने बयान से फिर गई है। वीडियोस में पूरी कौम ने देखा कि उस्मान मिर्ज़ा और उसके दोस्तों ने लड़के और लड़की के साथ क्या सलूक किया। इन मनाज़र को देखकर पूरी कौम को इतनी ही तकलीफ़ हुई जितनी उस जोड़े को हुई, और उनके ख़िलाफ़ जो उस्मान मिर्ज़ा और उसके दोस्त थे उनके ख़िलाफ़ अवाम में शदीद गम और गुस्सा पाया गया और हर एक की उंगली रियासत पर उठी और फिर रियासत को जागना पड़ा। वज़ीर आज़म समेत रियासत की पूरी मशीनरी लगी तो इन दरिंदों को पकड़ा गया, कानून हरकत में आया। तो अदालत में सज़ाओं से पहले मुतासरा लड़की ने अपना बयान ही बदल लिया कि वो उस्मान मिर्ज़ा को पहचानती है, ना ही केस की पैरवी करना चाहती है। जैसे ही ये खबर मीडिया पर चली तो उतनी ही तकलीफ़ एक बार फिर हुई जितनी पहले दिन इन वीडियोस को देखकर हम सबको हुई थी, क्योंकि अगर मुद्दई लड़की अपने बयान से मुनहरिफ हो जाती है तो प्रोसिक्यूशन में मुल्ज़िमान को मदद मिल सकती है और अदालत इन दरिंदों की ज़मानत दे सकती है, यानी केस कमज़ोर हो जाएगा। अगरचे पाकिस्तान की कानूनी तारीख़ में ये कोई पहला केस नहीं होगा जिसका ड्रॉप सीन भी ताकतवर और जालिम मुल्ज़िमान के छूट जाने से होगा, लेकिन ये मुकदमा वो मुकदमा है जिसका चर्चा सोशल मीडिया पर रहा, टॉप 10 बना रहा और कई रोज़ तक हर पाकिस्तानी एक शौक में रहा। अब सवाल ये है कि मुतासरा लड़की ने क्या किसी प्रेशर में, दबाव में आकर ऐसा किया? तो उन्हें जान लेना चाहिए कि पूरी कौम और रियासत उसके साथ खड़ी है, और अगर उनके साथ कोई डील हो गई है तो ये हमारे मुआशरे की एक और बदकिस्मती होगी जिसकी बुनियाद पर आइंदा भी ऐसे ही केसेस और दर्द के लिए सबको तैयार रहना होगा। मुतासरा लड़की ने तो मुल्ज़मान को शनाख्त करने से इनकार कर दिया है, मगर हुकूमत ने बज़ाते खुद इस केस में इस्तगासा की पैरवी करने का फ़ैसला किया है, मगर इसकी कानूनी हैसियत होगी क्या, इसी पर मुझे बात करनी है। माहिर कानून मियाँ अली इशफाक साहब मुझे ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अली इशफाक साहब आपका। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि मुतासरा लड़की का मुल्ज़िमान की शनाख्त से इनकार कि वो तो पहचानती नहीं है और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, इस केस पर किस हद तक असरअंदाज हो सकता है? देखिए, यकीनन जब कोई कंप्लेनेंट इस तरह के सर्कमस्टांसेस में कोई स्टेटमेंट दे और उससे रिट्रैक्ट कर दे या अपनी स्टेटमेंट को चेंज कर दे या ऑल्टर कर दे, अमेंड कर दे, तो इसका बराह रास्त कानून में फ़ायदा तो उस केस के मुल्ज़िमान को होता है। एक डाउट क्रिएट हो जाता है और लीगल प्रिंसिपल लॉ का बड़ा क्लियर है कि बेनिफिट ऑफ द डाउट एट ईच एंड एवरी स्टेज ऑफ द केस शुड एंड मस्ट गो इन फेवर ऑफ एन एक्यूज पर्सन। तो ये प्रिंसिपल जो सा है उसकी बुनियाद पर मुल्ज़िम को तो हर सूरत इसका फ़ायदा हो सकता है और यकीनन होगा। बहरहाल इस केस के जो सर्कमस्टेंसेस हैं और जो मटेरियल कलेक्ट हुआ है वो आपने देखना है, उसकी बेसिस है एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। इलेक्ट्रॉनिक इसकी वीडियो मौजूद थी जिसकी बेसिस पे, जिस तरह आपने दुरुस्त तौर पर कहा कि सारी कौम ने देखा, सारी कौम को जो सा वो नजर आया कि किस बेहयाई, दरिंदगी और बदनुमा तरीके से जो सा है ये सारा वकूआ मंजर आम पर आया। इसकी बुनियाद पे इस तरह की टेंजिबल, रिलायबल और सॉलिड जो मटीरियल है इसको एज अ पीस ऑफ एविडेंस फॉर द पर्पस ऑफ कन्विक्शन, सजा की यकीनी सूरत बनाने के लिए इसको यकीनन कानून शहादत रिकग्नाइज करता है। बावजूद इसके
कि इस अगर FIR में देखें तो कानून में एक कॉन्सेप्ट है कंपाउंडेबिलिटी ऑफ द ऑफेंस, यानी कि कानून में कुछ ऐसे जुर्म हैं जिनमें मुद्दइया या मुद्दई को ये हक हासिल है कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती हुई है तो वो किसी मुल्जिम फरीक को अपनी ज्यादती खत्म करके अपनी यकीनन माफ कर सकता है, जिससे ऑफेंस कंपाउंड हो जाता है। लेकिन ये माफी का मामला नहीं है, ये मामला जरा डिफरेंट है। वो पहचानने से इनकार करिए, इसमें माफी तलाफी का तो मामला नहीं है। अब रियासत ने तो इस मुकदमे को वापस नहीं लेना, रियासत ने फैसला किया कि वो इसमें मुद्दई बनेंगी। अब जाहिर है इससे कुछ हद तक तो रिलीफ मिल सकता है उस्मान मिर्जा को और उसके साथियों को, लेकिन नाकाबिले तरदीद शवाहिद जो अभी आप भी कह रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक शवाहिद की सूरत में, वीडियोस की सूरत में जो मौजूद हैं, वो फिर उनकी कोई हैसियत नहीं रहेगी, या रियासत जब उन्हें इस्तेमाल करेगी तो इन्हें सजा आप समझते हैं कि जरूर होगी, भले ही कि इसमें मुद्दई पीछे हट गए सारे केस से? देखिए, मैं इसी पॉइंट की तरफ जो से निशानदेही करने वाला था कि इस FIR में एक या दो ऑफेंसेस ऐसे हैं जिसको कंपाउंडेबल ऑफेंस जो सा है वो डिक्लेयर किया जा सकता है, लेकिन दो जराइम ऐसे हैं जिसमें 354A यानी कि अगर आप किसी फीमेल के साथ इनडिसेंसी जो है वो करते हैं और वो पब्लिक प्लेस पे होती है या वो पब्लिक हो जाती है, तो ये एक नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है। यानी कि अगर मुद्दइया चाहे भी इसको माफ करना या अपने बयान से मुकर जाना जो सा है, उस सूरत में भी वीडियो एविडेंस की बेसिस पे स्टेट उसको प्रोसिक्यूट कर सकती है। और यकीनन इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान ने दुरुस्त तौर पर यह फैसला किया है कि इस तरह के जराइम जो कि मुआशरती सतह पर जो सा है इंतहाई नाकाबिले कबूल हैं, इसको प्रोसिक्यूट करना स्टेट के लिए लाजमो मलजूम है। एक ये ऑफेंस है। दूसरा एक ऑफेंस है 509A PPC 506B PPC, ये दोनों भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, जिसमें कि रियासत ने दुरुस्त तौर पर इस वीडियो फुटेज की सूरत में, जिसको जो मुल्जिमान है वो आज तक ये कभी नहीं कहते, या कोई ऐसा डिफेंस नहीं है कि ये डॉक्टर्ड है, ये इंजीनियर्ड है, ये फिक्टिशियस है, ये वीडियोस जो हैं, और इसकी फोरेंसिक एविडेंस करा के ये बहुत ठोस सबूत है बावजूद इसके कि इस केस की मुद्दइया या इसके साथ जो गवाह था ये इससे मुनहरिफ हो चुके हैं। तो इसके बावजूद भी अगर स्टेट इस पीस ऑफ एविडेंस इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की बेसिस पे अगर इसको प्रोसिक्यूट करे, तो ये मेरी राय में कानूनी तौर पर यह दुरुस्त फैसला है और यह काफी होगा कि इस केस के मुल्जिमान को सजा इन ऑफेंसेस में जो कि कंपाउंडेबल नहीं है, नॉन कंपाउंडेबल है, इसमें सजा दिलवाने के लिए इसमें क्या चीज मैटर करेगी? देखें, हमेशा जो सा है वो अदालतों ने इस लीगल प्रिंसिपल को, ये जुरिस्प्रूडेंस को हमेशा यही कहा है कि अदालत कोई कोर्ट ऑफ जस्टिस नहीं होती, अदालत कोर्ट ऑफ लॉ होती है। अदालत का काम है कानून के मुताबिक जो सा है इंसाफ करना। आप देखें, मुकदमे के दो फरीक हैं, कोई एक फरीक जिसके हक में मुकदमा ना हो तो वो हमेशा यही कहेगा कि मुझे इंसाफ इस अदालत से नहीं मिला, सो दिस कैन नॉट बी सेड टू बी अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, दिस इज ऑलवेज अ कोर्ट ऑफ लॉ, जिसने कानून के मुताबिक चलना है। चाहे एक फरीक को फायदा होता है या दूसरे फरीक को नुकसान होता है, अदालत ने कानून के मुताबिक फैसला कर देना होता है। लेकिन जाहिर है जो मुल्जिमान है उनकी तो लीगल टीम इसी पॉइंट पर जोर डालेगी ना अदालत के सामने कि देखें तो मुद्दइया तो हट गए, तो इस केस का तो कुछ नहीं बचा, वो तो इस बुनियाद पर रिलीफ लेने की कोशिश करेंगे। जी, यकीनन आपने जो सा है वो दुरुस्त फरमाया कि ये डिफेंस काउंसिल्स इस केस में यकीनन सिर्फ यही स्ट्रांगली प्लीड करेंगे कि मुकदमे के बराह रास्त मुतासिरीन अग्रीव्ड पार्टी जो है वो यकीनी तौर पर बावजूद इसके कि ये देखा जा सकता है कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यानी कि ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि अगर मुद्दइया अपने बयान से मुनहरिफ हो गई है या उसका साथी मुनहरिफ हो गया है, तो यकीनन ये झूठ पर मबनी है, ये झूठा है। और यहां तक भी सवाल आपसे पूछने लगी, ऐसे केसेस में जब मुद्दई पीछे हटते हैं, जैसे अभी मुद्दइया पीछे हटी है कि वो पहचानती नहीं है, ये किसी डील के नतीजे में होता है या इतना प्रेशराइज कर दिया जाए, धमकियां हो जान से मारने की या उसे अपने मुस्तकबिल का कोई खतरा हो कि उसका मुस्तकबिल खराब हो सकता है, ये इन्हीं वजूहात की बुनियाद पर जो मुद्दई है वो पीछे हटते हैं? अगर तो धमकियों का मामला हो वो भी तो कोर्ट में सामने लाया जा सकता है और उस पर ज्यादा सजा होगी मुल्जिमान को।
जी, यकीनी तौर पर मैं आपको ये गुजारिश कर दूं, अगर तो आप सिनेरियो 1 देखें जो आपने कहा कि ये डील का नतीजा है, बेशुमार ऐसे केसेस हैं ना सिर्फ इस नौयत के बल्कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, अगवा और बेशुमार जो सा है वो नौयत के, जिसमें के लोग यकीनन डील भी करते हैं, अपनी कंपनसेशन भी लेते हैं और इस प्रोसिक्यूशन सिस्टम में उसको फ्रैक्चर करते हुए या पैरालाइज करते हुए जो है पहले स्टेट के रिसोर्सेज को यूज करते हैं और बाद अपनी आजाद मर्जी से कानूनन यकीनन ये कंपाउंडेबल ऑफेंसेस की जो इस्लाम ने या कानून ने उनको रियायत दी है या उनको हक दिया है, उसकी बुनियाद पर ये अपने केसेस वापस लेते हैं ये कंपनसेशन के अगेंस्ट। लेकिन अगर ये सिनेरियो 2 देखा जाए कि ये दबाव का नतीजा है, तो इसके एक और कॉन्सिक्वेंसेस भी हैं। अगर ये दबाव कोई डाल रहा है या धमकी दे रहा है, तो यकीनन ये दोनों जो मुतासिरा फरीक है या एक मुतासिरा जो खातून फरीक है, इसको ना सिर्फ ये कि इन पे एक मुकदमा मजीद दर्ज कराना चाहिए और इसकी डबल इफेक्टिव प्रोसिक्यूशन करनी चाहिए। और तीसरी बात यह है कि इसको यकीनन स्टेट को अब ऐसे इकदाम करने होंगे कि इस तरह के मुकदमात को 2 काम करें, एक तो रिकॉर्ड टाइम में जो है वो खत्म करें और दूसरा स्ट्रांगली विटनेस प्रोटेक्शन जो है लेके आए। हमारे मुल्क में यकीनी तौर पर मैं आपको बता सकता हूं कि विटनेस प्रोटेक्शन का किसी किस्म का कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई मैकेनिज्म नहीं है, और अगर ये कहीं पे पीस ऑफ पेपर की सूरत में एग्जिस्ट करता है तो इसके ऊपर कभी किसी किस्म का कोई अमल दरामद ना सिर्फ ये कि इस केस में नहीं हुआ बल्कि किसी केस में आज तक कभी देखने में नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया माहिर कानून। और कॉन्सिक्वेंसेस सही, बहुत बहुत शुक्रिया मियां अली इशफाक साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।